हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे NIOS बुक की जो समरी है उसको, और पाठ्यक्रम 501 में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। इनके अंदर जो भी यूनिट थी वो कंप्लीट कर चुके हैं, और 501 का आज ये लास्ट ब्लॉक है, ब्लॉक 3। इसके अंदर 3 यूनिट है, इनको हम डिस्कस करेंगे 8, 9 और 10। ठीक है। और ब्लॉक 3 का नाम है समसामयिक संदर्भ में भारत में प्रारंभिक शिक्षा सेकंड। चलिए बात करते हैं। इसके अंदर 3 यूनिट आएंगी, यानी कि आपकी इकाई 8 है जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के लिए अध्यापक तैयार करना। इकाई 9 है सुविधा वंचित विद्यार्थियों की शिक्षा, और इकाई 10 प्रारंभिक शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। जैसे ही इसकी इकाई 10 कंप्लीट होंगी, ये 501 जो है हमारी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अगला नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे 502 के बारे में। सिस्टमैटिक वीडियोस चल रहे हैं, पूरे प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत अब आ नहीं रही होगी, और अच्छे से इसके अपने आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। हालांकि एक शॉर्ट नोट्स वाली सीरीज भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। चलिए तो बात करते हैं इसमें। यह ब्लॉक पाठ्यक्रम 1 का तीसरा और अंतिम ब्लॉक है, जिसमें 3 इकाइयों पर चर्चा की गई है। इन इकाइयों की संख्या है 8, 9 और 10। इकाई 8 का संबंध प्रारंभिक शिक्षा के लिए अध्यापक तैयार करने से है। प्रथमतः इस इकाई में प्रारंभिक शिक्षा के दोनों स्तरों, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों से संबंधित शैक्षिक समस्याओं तथा मुद्दों पर चर्चा की गई है। चलिए, तो ये बताया गया है कि इकाई 8 में आप क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भी शैक्षिक समस्याएं हैं और जो भी मुद्दे हैं उन पर डिटेल में इस पर चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी जो टॉपिक है बिल्कुल वहीं तक पहुंचते हैं। एक बार जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर उनसे रूबरू हो लेते हैं। तो टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों से संबंधित शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे और समस्याएं। प्रारंभिक स्तर पर विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के आवश्यक पहलू, जिसके अंदर आप ये तमाम चीजें जानेंगे, जैसे कि सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण, अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, विशेष अध्यापकों की विशेष आवश्यकताओं के लिए अध्यापक प्रशिक्षण, अध्यापकों की भर्ती, और इसी में आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि NCFTE 2009 के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बहुत सी चीजें इसके अंदर आपको नई मिलने वाली हैं, यानी कि ऐसी चीजें जो आपने हो सकता है शायद अभी तक ना पढ़ी हो। तो चलिए पहुंचते हैं डायरेक्ट। और ये भी इसके अंदर एक अच्छा पॉइंट है, विमर्शी व्यवसाय, यानी कि ये विमर्शी वाला ये जो टॉपिक है ये भी बहुत अच्छा लगा इसके अंदर। इसमें से बहुत से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। शिक्षा में असुविधाएं लिंग, जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म या निषक्ताओं संबंधी असमानताओं के कारण उत्पन्न होती हैं। यानी कि जहां पर जातिगत भेदभाव हो, भाषाई भेदभाव हो, सांस्कृतिक रूप से भेदभाव हो, जहां पर ये भेदभाव आ गए ना, तो शिक्षा में क्या है कि असमानताएं क्रिएट हो जाती हैं। इन पर सीधे तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मात्र नीतियां और योजना बनाकर नहीं, अपितु बचपन से ही विशेषतः प्रारंभिक शिक्षा पर अधिगम कार्यों तथा शैक्षिक प्रक्रियाओं के डिजाइन और चयन के माध्यम से। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है कि शायद आपको ये थोड़ा सा बोरियत सा लगे, क्योंकि चीजें ही ऐसी हैं, इसके अंदर कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, लेकिन लास्ट का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक सी बात कही गई है इसमें। बाकी का बात करते हैं। पाठ्यचर्या परिरूप क्या है, तो वर्तमान संदर्भ में कुछ नई घटनाएं तथा मामले उभर कर सामने आए हैं जिनके प्रति पाठ्यचर्या का संवेदनशील होना अनिवार्य है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सभी बच्चों को ऐसे कार्यक्रम के द्वारा विद्यालय में सम्मिलित करना तथा बनाए रखना जो प्रत्येक बच्चे के महत्व को समझे तथा उसका समर्थन करे, सभी बच्चों को गौरव का अनुभव कराए तथा उनमें अधिगम के लिए आत्मविश्वास जागृत करे। तो वो कह रहे हैं कि जो पाठ्यचर्या है ना, उसमें समय के साथ साथ बदलाव की भी आवश्यकता है। कई ऐसी चीजें हैं जहां पर अभी जो पाठ्यचर्या में सम्मिलित नहीं थी, तो उन्हें शामिल करने की जरूरत है। जैसे कि क्या है कि जो भी पाठ्यचर्या इस तरीके से क्रिएट किया जाए जहां पर बच्चे को इम्पोर्टेंस दिया जाए, उनका समर्थन किया जाए और बच्चों को गौरव का अनुभव कराया जाए, और अधिगम के लिए उनमें मोटिवेशन डाला जाए, यानी कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो उनके अंदर जागृत हो। ठीक है,
क्रमबद्ध सुधार। क्रमबद्ध सुधार क्या है? तो हमारे देश में प्रचलित शिक्षा पद्धति कुछ ऐसी है जो मुख्यतः उन व्यक्तियों को प्रोत्साहित करती है जिनमें पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु को याद करने और उसके अनुकूल उत्तर देने की क्षमता है, ना कि उनको जो सृजनात्मक रूप से उत्तर दे सकते हैं। इस मार्ग में शैक्षिक गंभीरता की कमी है। बिल्कुल स्टार्टिंग से ही अगर हम देखें तो मुख्यतः जो फोकस किया गया है वो किस चीज पर किया गया है? हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे देश में, कि भैया बच्चे को रट्टू तोता बना दो। तो मुख्य फोकस किस पे किया गया? क्रैमिंग पॉलिसी पे किया गया, रट्टू तोता बना दिया जाए। लेकिन वहीं जब आपने देखा कि एनसीएफ 2005 आया तो उसके जो सिद्धांत थे उनमें से एक सिद्धांत ये भी रखा था कि पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, यानी कि बच्चा खुद क्रिएटिव करके चीजों को सीखे। तो सेम चीज ये थी, इसमें बता रहे हैं कि हमारे देश में और हमारे समाज में उसको अच्छा जानता है कि जो एज इट इज पढ़ाया और उसको रट लिया बच्चे ने तो वो एक अच्छा बच्चा है। हालांकि उस चीज में समय के हिसाब से सुधार की क्या है? आवश्यकता है। हमारा समाज भी सॉरी हमारा समाज भी ऐसे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है जो परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, उनको नहीं जो अपने ज्ञान का प्रयोग दैनिक क्रियाकलाप में करते हैं। यानी कि हमारी भी सोसाइटी ऐसी है कि जो बच्चे ज्यादातर क्या है कि अच्छी हाई परसेंटेज लेकर आए उन पर फोकस किया, ना कि ये देखा कि उस बच्चे ने अपने क्रिएटिव आइडियाज के द्वारा चीजों को सॉल्व किया है या उनको हल किया है, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ग्रेडिंग स्कीम में बहुत सारे अन्य कारकों को ध्यान में नहीं रखा जाता जो बच्चे के समग्र विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे वैयक्तिक, सामाजिक, सांवेगिक आदि कारकों की अवहेलना कर दी जाती है। ठीक है, तो जो ग्रेडिंग स्कीम दी जाती है उसमें केवल और केवल आपकी पढ़ाई का जो पक्ष था केवल उसको ही देख लिया गया। भैया अगर हम बात करते हैं तो क्या है कि बच्चे का क्या ओवरऑल डेवलपमेंट की आप बात कर ही रहे हैं एक तरफ, जैसे कि इससे पहले वाला चैप्टर था जहां पर कहा गया था कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। आप एक तरफ तो बात करते हैं सर्वांगीण विकास की और दूसरी तरफ आप केवल और केवल फोकस कर रहे हैं जो उसकी मतलब मेंटली है, यानी कि बौद्धिक विकास पर ही फोकस कर रहे हैं, मतलब उसके जो नंबर आए केवल उन पर ही। बाकी के उसके विकास के जो अन्य आयाम हैं जैसे कि वैयक्तिक, सामाजिक, सांवेगिक आदि उन चीजों पर तो आप ध्यान दे ही नहीं रहे। तो इन चीजों में भी क्रमबद्ध सुधार की आवश्यकता है। चलिए, पंचायती राज संस्थाएं। तो पंचायती राज संस्थाएं क्या कह रही हैं? ये संस्थाएं हमारी शिक्षा प्रणाली पर नौकरशाही अधिकारी तंत्र की जकड़ को कम करने का अवसर देती हैं, अध्यापकों को अधिक उत्तरदायी बनाती हैं और अध्यापकों को अधिक स्वायत्तता तथा बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं। अध्यापक बच्चों की जिम्मेदारी को समझे, कहां पर बच्चों को दिक्कत आ रही है, इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दे। ये जो पंचायती राज संस्थाएं हैं अपने चारों ओर के जीवन और दुनिया को भी देखती रहती हैं। जब वे अपने प्रश्नों को अध्यापकों के पास लाती हैं, इसमें पाठ्यचर्या को बल मिलता है तथा इसमें अधिक सृजनात्मकता आती है। तो पंचायती राज संस्थाएं, स्वाभाविक बात है, जमीन से जुड़कर कार्य कर रही हैं, उन्हें जो बेसिक चीजें हैं उनके ज्यादा अनुभव है। जब इस चीज को बताया जाता है, पाठ्यचर्या में शामिल करने के लिए कहा जाता है, तो बाकायदा इससे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है बच्चों की पढ़ाई पर और दूसरा उनसे क्रिएटिविटी आती है। ठीक है, चलिए, विवेचनात्मक अध्यापन यानी कि पेडागोजी क्या है? तो विवेचनात्मक अध्यापन इस बात को महत्वपूर्ण मानता है कि शिक्षा किस प्रकार व्यक्ति को उन उपकरणों से अलंकृत करे जिससे वह अपने जीवन को अच्छा बना सके, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर सके, एक अधिक समतावादी तथा न्यायप्रिय समाज का निर्माण कर सके। यानी कि ये बच्चे का जो पढ़ा रहे हो ना, बच्चे को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि उसकी लाइफ में अच्छे से वो खुद एक अच्छा जीवन निर्वाह कर सके और देश में भी अपना पार्टिसिपेशन दे सके, न्यायप्रिय समाज का निर्माण कर सके तथा इस प्रकार शिक्षा का प्रयोग क्रमिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में कर सके। ठीक है, तो ये बात है इसके अंदर। विवेचनात्मक अध्यापन के अंतर्गत अध्यापन यानी कि टीचर कराएगा और अधिगम यानी कि बच्चे अधिगम करेंगे के मध्य संबंध सम्मिलित होते हैं। यह पहले से सीखे गए को छोड़ने, सीखने तथा पुनः सीखने, चिंतन करने तथा मूल्यांकन करने एवं विद्यार्थियों पर इनके प्रभाव को आंकने की सतत प्रक्रिया है। ठीक है, पाठचर्यात्मक मामले क्या है? तो पाठचर्यात्मक मामलों में आ रहा है आपका पर्यावरण संरक्षण। तो हमारा यह दायित्व तथा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण का पोषण करें और इसे सुरक्षित रखें। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का एक महत्वपूर्ण घटक था। यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, आपकी द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में,
ठीक है। उसमें विशेष रूप से फोकस किया गया कि पर्यावरण के प्रति लोगों में अवेयरनेस लाई जाए और लोग अपने पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम पहल करें। ठीक है। अगला है शांति के लिए शिक्षा। तो शांति के लिए शिक्षा क्या है कि आज का जो दौर है, आज के इस दौर में हम हिंसात्मक दौर से गुजर रहे हैं। क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय तौर पर, राष्ट्रीय तौर पर और वैश्विक तौर पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अशांति फैली हुई है, मतलब लोगों में तनाव है। तो लोगों को इस तरीके की शिक्षा दी जाए जिससे वो व्यक्ति क्या एक शांतिगत तरीके से अपना जीवन जिए। लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को न्याय, समानता तथा स्वतंत्रता का आश्वासन देता है। लोकतंत्र एक ऐसे नागरिक की अपेक्षा करता है तथा निर्माण भी करता है जो अपनी स्वयं की स्वायत्तता की खोज में रहता है और दूसरों के इस अधिकार का क्या करता है, सम्मान करता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं जिसके माध्यम से आपकी थोड़ी सी सोच जो है वो बदले, मतलब आपकी पेडागोजी को पढ़ने का नजरिया बदले। अपने सांस्कृतिक विरासत तथा राष्ट्रीय पहचान को मजबूत बनाने के लिए पाठ्यचर्या ऐसी हो जो विद्यार्थियों को इस योग्य बनाए कि वे बदलते समाज के उभरते दृष्टिकोणों और नई प्राथमिकताओं की दृष्टि से अपने भूतकाल की पुनः व्याख्या तथा पुण्य मूल्यांकन कर सकें। यानी कि जो भी आप पाठ्यचर्या बना रहे हैं उसमें इन तरीके की समस्त चीजों को क्या करिए, शामिल करिए, जिससे जो वर्तमान में जो भी दृष्टिकोण निकल के आ रहे हैं बच्चा उनको बाकायदा अच्छे से समझ सके और उनको अपने संज्ञान में ले सके। ठीक है। शिक्षा शास्त्रीय अध्यापन संबंधी विचार या मामले। तो पाठ्यचर्या में अध्यापन संबंधी घटक को 80% की भारिता दी गई है। पाठ्यचर्या में बाल केंद्रित, क्रियाकलाप आधारित तथा सहकारी उपागम द्वारा अध्यापन पर काफी बल दिया गया है। प्रशिक्षार्थी के विद्यालयी विषयों की विषय वस्तु को संपन्न करना भी पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा में गुणवत्ता का संबंध जीवन के सभी आयामों में जीवन की गुणवत्ता से है और वातावरण की सुरक्षा, शांति के लिए सरोकार, लोकतांत्रिक नागरिकता तथा सामाजिक परिवर्तन की ओर प्रवृत्ति गुणवत्ता के अन्य घटक हैं। यानी कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी है, लेकिन इसके साथ साथ ये तमाम चीजें भी हैं जैसे कि वातावरण की सुरक्षा, शांति के लिए सरोकार, लोकतांत्रिक नागरिकता तथा सामाजिक परिवर्तन की ओर प्रवृत्ति। तो इन चीजों पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चलिए और देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमें। प्रारंभिक स्तर पर विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ के आवश्यक पहलू। जब आप इनको फर्स्ट टाइम रीड करेंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि चीजें चल क्या रही हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं। कुछ कुछ चीजें हैं वो आपको समझ आएंगी, मतलब 50% समझ आएगा, 50% आपके सिर के ऊपर से जाएगा कि ये हो क्या रहा है। तो आपको इसको मोर रीड करने की आवश्यकता है, यानी कि फर्स्ट टाइम रीड एक बार और रीड कर लेना इसको, तो ठीक है, तो आपको ईजिली चीजें समझ आने लगेंगी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ 2005 भारत में विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सिलेबस, पाठ्य पुस्तकें तथा अध्यापन विधियां तैयार करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। और ऑलरेडी 5 जो एनसीएफ 2005 है इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो था उसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप ये एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखें, सिस्टमेटिक कड़ी जुड़ी हुई है एक तीसरे से। ठीक है, तो कड़ी जुड़ी हुई है तो आप क्या करें, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड क्रम से वीडियो को देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूप फ्रेमवर्क था उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं और इस प्रलेख को 5 भागों में बांटा हुआ है। एनसीएफ 2005 कहता है कि सर्वांगी सुधार होना चाहिए, परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, अधिगम तथा ज्ञान, पाठ्यचर्या क्षेत्र, विद्यालय स्तर तथा मूल्यांकन, विद्यालय और कक्षा का वातावरण। ये 5 चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। तो आप इन 5 पॉइंटों को याद रख लेंगे, इतना सफिशिएंट होगा आपके अंदर। ठीक है, बाकी का हम इनको डिटेल में भी चर्चा कर लेंगे। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण हेतु भारतीय संसद ने एक विधेयक पारित किया जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहा जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। और ये जो अधिनियम था आरटीई एक्ट, इसको जो लागू किया गया ना वो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। संविधान के अनुच्छेद किस में बात कही गई, कहाँ शामिल किया गया, 21 क में 86वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। कहाँ पर, जो हमारे संविधान का भाग 4 क है उसमें अनुच्छेद 51 क में भी ये बात कही गई कि हमारा ये क्या होगा, 11वां मूल कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको उनके माता पिता या संरक्षक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजें।
ये बहुत बार आ चुका है, आई थिंक अब तो आपको रट जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आपको इन मूल प्रश्नों से अवगत होना चाहिए जो एनसीएफ 2005 में संबोधित किए। अगर आप प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक हैं तो आपको कुछ इन चीज़ों के बारे में पता होना जरूरी है, जैसे कि वे कौन से शैक्षिक प्रयोजन हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए विद्यालयों को प्रयास करना चाहिए, वे कौन से शैक्षिक अनुभव हैं जिन्हें प्रदान किए जाने से उन प्रयोजनों की प्राप्ति हो सकती है, इन शैक्षिक अनुभवों को किस प्रकार सार्थक रूप से आयोजित किया जा सकता है, हम कैसे सुनिश्चित करें कि इन शैक्षिक प्रयोजनों की वास्तव में प्राप्ति हो गई है। तो प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में ये जो निम्न प्रश्न हैं इनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। किस में बताया गया इसके बारे में? तो एनसीएफ 2005 में बताया गया है। वे शैक्षिक प्रावधान जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में प्रस्तावित हैं और प्रारंभिक शिक्षक के रूप में आपके लिए प्रत्यक्ष रूप से संगत हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि बात कर रहा है सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं। सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण, तो विद्यालय अध्यापकों का व्यापक अभिमुखी कार्यक्रम यानी कि पी मोस्ट, और प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अभिमुखी कार्यक्रम यानी कि सॉफ्ट SOPT। ठीक है, तो ये बात होगी, यानी कि जब सर्विस नहीं लगी है उससे पहले की बात है, जो आपकी बीएड और डीएलएड होती है इसकी चर्चा की जाएगी, और उसके बाद जब आप इन सर्विस हो जाते हैं तो उसके बाद आपको तमाम प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, इसकी भी बात कही जाएगी। तो सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण, चलिए बात करते हैं, आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। अध्यापकों का प्रारंभिक प्रशिक्षण सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण निम्नलिखित 3 स्तरों पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि अध्यापकों का प्रारंभिक प्रशिक्षण कितने स्तरों पर आयोजित किया जाता है, तो आप बता देंगे। आप बता देंगे कि विद्यालय पूर्व अध्यापक शिक्षा, प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा और माध्यमिक अध्यापक शिक्षा। ठीक है, 3 स्तरों पर आयोजित किया जाता है, जिसमें क्रम से बात करेंगे। प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा का आयोजन उन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है जिन्होंने कक्षा 1 से 5 तक की प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा का आयोजन किन के लिए किया जाएगा? तो उन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा जिन्होंने कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाना है। प्रारंभिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं: राजकीय, निजी सहायता प्राप्त तथा निजी गैर सहायता प्राप्त। कुछ वर्ष पूर्व सभी राज्यों में प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के लिए जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट और डाइट के बारे में आप डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि स्थापना की गई थी। ठीक है, अब बात आ रही है अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण। तो विद्यालयी अध्यापकों का व्यापक अभिमुखीकरण कार्यक्रम यानी कि पी मोस्ट, इस योजना के उद्देश्य थे शिक्षा में उभरते सरोकारों के प्रति अध्यापकों में सुग्राह्यता उत्पन्न करना, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण, अध्येता केंद्रित उपागम का प्रयोग, क्रियात्मक शोध, अध्यापकों की उभरती भूमिकाएं तथा दायित्व, पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्रों में उनके ज्ञान में संवर्धन। ये किसके अंदर बात कही गई? तो ये जो कार्यक्रम चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा पी मोस्ट, इसमें बात कही गई थी। और यह एक 10 दिवसीय कार्यक्रम था जो कि 1986 से 1990 तक चला। तो ये क्वेश्चन ठीक है, पूछा जा सकता है कि विद्यालय अध्यापकों का व्यापक अभिमुखी कार्यक्रम जो चलाया गया वो कितने दिन का था? तो 10 दिन का था। कब चलाया गया? तो 1986 से 1990 तक चला था, जिसकी सहायता से कितने अध्यापकों को ट्रेनिंग दी गई थी? तो 18 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षित दिया गया था। यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा विभिन्न राज्यों के एससीईआरटी के सहयोग से चलाया गया था। तो इसमें यह भी बात कही गई थी, क्या क्या बात कही गई? एनसीईआरटी ने चलाया, रेगुलेट किया, और बाकी का जो हर स्टेट गवर्नमेंट का एससीईआरटी है इसने बाकायदा इसमें सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये आप डिटेल में एनसीईआरटी भी डिस्कस कर चुके हैं, एससीईआरटी भी डिस्कस कर चुके हैं। जो मतलब नियुक्ति नहीं हुई है सर्विस से पहले कौन मतलब आपको प्रशिक्षण देगा उसकी बात हो रही है, बाद में कौन प्रशिक्षण देगा ये भी चर्चा हो रही है। चलिए, विशेष आवश्यकताओं के लिए अध्यापक प्रशिक्षण। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी कि CWSN की देखभाल शिक्षा के लिए एनसीईआरटी ने एक प्रावधान रखा है कि सभी अध्यापकों व शिक्षा अधिकारियों को इन बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए।
इसके लिए सभी मुख्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विशेष आवश्यकताओं संबंधी एक घटक शामिल किया जाए। जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, अगला चैप्टर बाकायदा जो 9 यूनिट है वो आपकी स्पेशल नीड्स वाले बच्चों पर ही है, जिसमें आप स्पेशल नीड्स वाले बच्चे और समावेशी शिक्षा इन दोनों पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो जो इन सर्विस मतलब सर्विस कर रहे हैं, जो टीचर हैं सर्विस में हैं, उनको बाकायदा क्या है कि इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो इन बच्चों को भी अच्छे से समझ सकें और इनको अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है, वे अध्यापक जिनकी नियुक्ति विशेष विद्यालयों में हुई है अधिकांशतः एकल अक्षमता विद्यालय हैं और कुछ बहुअशक्तता विद्यालय भी हैं, जैसे कि स्पैस्टिक्स, सेरेब्रल पाल्सी आदि। उनका प्रशिक्षण राष्ट्रीय विकलांगता संस्थान में हुआ है। तो मतलब इस तरीके से क्या है कि अलग अलग जो स्पेशल नीड्स वाले स्कूल्स हैं तो उसके लिए स्पेशल एजुकेटर जो होते हैं, स्पेशल टीचर्स होते हैं। अब तो आपके स्पेशल एजुकेशन में बाकायदा डीएलएड भी होने लगी है, बीएलएड भी होने लगी है। तो लेकिन अगर जिन्होंने नहीं की है ये, तो बाकायदा उन्हें अलग से क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, प्रारंभिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या। तो एक प्राथमिक अध्यापक विशेषतः पहली 3 कक्षाओं को मुख्यतः लिखना, पढ़ना, अंकगणित तथा जीवन कौशलों का अध्यापन करता है। इसके अतिरिक्त अध्यापक से यह अपेक्षा होती है कि वह बच्चे के विकास तथा वृद्धि की प्रक्रिया से अवगत हो तथा यह भी जानता हो कि बच्चा कैसे सीख सकता है। तो प्रारंभिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के लिए क्या पाठ्यचर्या तय की जाएगी, तो कक्षा 1 से 3 तक तो वो बच्चों को केवल लिखना, पढ़ना, अंकगणित सिखाना, जीवन कौशल सिखाना, ये तमाम चीजें सिखाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अध्यापक से आप ये भी उम्मीद करेंगे कि वो बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ दोनों चीजों पर फोकस करे और उसे इस चीज की भी जानकारी हो कि बच्चा चीजों को कैसे सीखता है। ठीक है, प्रशिक्षण के लिए संस्थागत आधारिक सुविधाएं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु मूल आधारिक सुविधाएं केंद्रीय, राज्य, क्षेत्रीय, जिला तथा उप जिला स्तरों पर विद्यमान होती हैं। आप इस पाठ्यक्रम की इकाई 4 में इससे पहले ही पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी संस्थाएं हैं जैसे कि एनसीईआरटी, एनयूईपीए, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान यानी कि सीआईईएफएल हैदराबाद में है जो कि, तथा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो कि मैसूर में है। ये कुछ संस्थाएं हैं जो कि विशेष रूप से प्रशिक्षण के लिए कार्य करती हैं। ठीक है, डाइट वगैरह के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अध्यापकों की भर्ती, तो विभिन्न राज्य अलग अलग भर्ती संबंधी प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हैं। प्रायः अध्यापकों की भर्ती एक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर निष्पादन के आधार पर की जाती है। जो भी परफॉर्मेंस होता है परीक्षा में उसके आधार पर इनकी भर्ती की जाती है। जैसे कि रेट राजस्थान में आयोजित किया जाता है, यूपी टैट, सी टैट और एमपी टैट, अदर स्टेट के अपने अपने टैट होते हैं। आपकी दिल्ली में DSSB का जो एग्जाम कराया जाता है, इन तमाम आधार पर क्या है कि जो टीचर की जिस तरीके से जो परफॉर्मेंस होगा उस आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और उसका सिलेक्शन कर लिया जाता है। ठीक है, इस दौर से तो हम अच्छी तरह गुजर रहे हैं, तो ये सबको भली भांति इससे परिचित होंगे सभी। चलिए, प्रारंभिक अध्यापकों शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि NCFTE, तो ये क्या चीज है, चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अच्छी अध्यापक शिक्षा अच्छे अध्यापकों का निर्माण करेगी। ये अध्यापक विद्यालयी विद्यार्थियों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे और विद्यालय में गुणवत्ता शिक्षा के लिए सुधार आएगा। इसके लिए इन्होंने बाकायदा 2 अवस्थाएं रखी। एक अवस्था रखी यानी कि इन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर के लिए अध्यापक शिक्षा यानी कि 1 to 5 के लिए होगी, और एक रहेगी प्रारंभिक स्तर के लिए अध्यापक शिक्षा यानी कि जो 6 to 8 तक के बच्चों के लिए रहेगी। जो प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं उनके लिए क्या शिक्षा का आधार रहेगा उसकी बात करते हैं। तो अध्यापक की रूपरेखा अध्यापन का विशेषज्ञ से हटकर अधिगम का सुसाधक के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। अतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि NCFTE में प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक लचीला ढांचा प्रस्तुत किया गया है जिसमें स्थानीय वातावरण के साथ अनुकूलन की काफी गुंजाइश है। यानी कि जो भी आप टीचर को प्रशिक्षण दे रहे हैं उसमें क्या है कि अब वर्तमान समय में देखा जाए तो केवल और केवल शिक्षक केंद्रित ना होकर चीजें क्या है कि शिक्षक एक सहयोगी के रूप में बच्चों की सहायता करता है, और जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होती हुई जा रही है। तो बाकायदा जो इनको जो शिक्षा दी जाए वो बाकायदा फ्लैक्सिबल तरीके से दी जाए और इस तरीके से दी जाए कि बच्चा वहां पर स्थानीय वातावरण से क्या सके, वहां पर खुद को समायोजित कर सके।
चलिए, बेसिक पॉइंट है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो जो मुद्दे की बात है केवल उन पर आते हैं। पाठ्यचर्या संपादन के तीनों घटकों, यानी कि इसके तीन घटक कौन कौन से हैं पाठ्यचर्या संपादन के? सिद्धांत, शिक्षण शास्त्र तथा प्रायोगिक कार्य को सोच समझकर एकीकृत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसके तीन घटक आप देख लें। पाठ्यचर्या संपादन के तीन घटक कौन से हैं? सिद्धांत, शिक्षण शास्त्र और प्रायोगिक कार्य। तो चलिए, शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी विश्लेषण में कुछ विशेष लगा तो देखते हैं। शिक्षण शास्त्र का संबंध इस बात से है कि आपको कैसे पढ़ाना चाहिए या आप कैसे पढ़ाते हैं। यह प्रभावी अध्यापन का विज्ञान है जिसका संबंध विषय वस्तु के अनुसार उपयुक्त अध्यापन विधियों के संगठन या एकीकरण से है। ठीक है, यह बात इसके अंदर हो रही है। दूसरा, शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण एक अध्यापक की उद्देश्यों, कक्षा प्रबंधन तथा मूल्यांकन व्यूह रचनाओं को समझने में सहायता करता है। तो बात मुख्यतः हम किस पर कर रहे हैं? जो शिक्षण शास्त्र है वो किस तरीके से, मतलब इसका क्या रोल है वो बात है। तो शिक्षण शास्त्र का संबंध किससे है कि आपको कैसे पढ़ाना चाहिए और आप कैसे पढ़ाते हैं। यह प्रभावी अध्यापन का विज्ञान है जिसका संबंध विषय वस्तु के अनुसार उपयुक्त अध्यापन विधियों के संगठन या एकीकरण से, यानी कि जिस तरीके की जो विषय वस्तु है, आपका जो टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उनका आप किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे, उसको उनका उपयोग किस तरीके से करेंगे जिससे बच्चे उसको अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, और क्लास जो है, क्लास का मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, इस चीज की भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक देखते हैं। मूल्यांकन। मूल्यांकन का प्रयोजन, मूल्यांकन की बात हो रही है, इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन से आप भली भांति परिचित ही होंगे कि मूल्यांकन का प्रयोजन है यह मालूम करना कि अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं। जो बेसिक अर्थ होता है मूल्यांकन का वो इसके अंदर आ रहा है। उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांकन किसी भी कार्यक्रम की प्रभाविता के निर्धारण में सहायक होता है कि आपने बच्चों को जो उद्देश्य आप सिखाना चाह रहे थे उसको बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा, इस चीज में बाकायदा क्या करता है, मूल्यांकन हेल्प करता है। ठीक है, मूल्यांकन अध्यापन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सतत किया जाना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन, ना कि केवल अंतिम चरण में, यानी कि सिस्टमैटिक मूल्यांकन होना चाहिए कि बच्चों का जो क्लास में मूल्यांकन हो रहा है वो अलग से होना चाहिए। टर्मिनल एग्जाम, हाफ ईयर एग्जाम और एनुअल एग्जाम्स जो होते हैं वो बाकायदा सिस्टमैटिक तरीके से बच्चों के होने चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन के उपकरण, तो प्रत्येक पक्ष के उद्देश्यों पर आधारित उपयुक्त मूल्यांकन उपकरणों का चयन करने या उनका अभिकल्पन करने की आवश्यकता है, जैसे कि कागज पेंसिल परीक्षण जिसमें वस्तुगत आधारित प्रश्न हो, इसके अतिरिक्त निबंधात्मक, लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुगत प्रकार के प्रश्न और एक संतुलित सम्मिश्रण। मौखिक परीक्षाएं ली जाती हैं। निष्पादन आधारित, यानी कि शिक्षण अभ्यास, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, प्रेक्षण शेड्यूल, ये द्वारा। तो आपने ये मूल्यांकन वाला जो चैप्टर है वो सीटेट की जब आपने परीक्षा की थी वो सीडीपी के अंदर आपने इसको डिटेल में बाकायदा डिस्कस किया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मूल्यांकन के बारे में बात हो गई। देखिए, अब आपने अवस्था 1 जान लिया, यानी कि प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहां पर बात होगी। अब आप 6 to 8 तक के जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो इसकी बात होगी। तो इस आयु वर्ग के अंतर्गत पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास की स्थूल संक्रियात्मक अवस्था से अमूर्त तर्कणा प्रक्रिया तक का एक क्रमिक परिवर्तन सम्मिलित है। तो जीन पियाजे ने बाकायदा संज्ञानात्मक विकास के लिए 4 अवस्थाएं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक कॉग्निटिव थ्योरी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बात कही गई, इस पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है वो किस तरीके से तैयार की जाएगी, क्या क्या चीजें उसके अंदर सम्मिलित की जाएंगी, तो जानते हैं। विकासशील भारतीय समाज में शिक्षा नामक पाठ्यक्रम के अध्ययन से भावी अध्यापक समाज की उन अपेक्षाओं को समझ सकें जिन्हें समाज शिक्षा के माध्यम से पूरी करना चाहता है। अगली और क्या चीज इसके अंदर शामिल करेंगे, अध्यापन तथा अधिगम का मनोविज्ञान नामक पाठ्यक्रम के आधार पर आप इस योग्य हो जाएंगे कि आप बच्चों में अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त अध्यापन कार्यनीतियों का निर्माण कर सकें। स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा पर पाठ्यक्रम आप में इस योग्यता का विकास करेगा जिससे आप अच्छे शारीरिक विकास के लिए ठोस व्यायाम, कसरत की योजना बना सकेंगे। तो शिक्षक के प्रशिक्षण के जो पाठ्यचर्या शामिल होगी उनमें कौन कौन से टॉपिक शामिल होंगे वो कायदा इन चीजों पर फोकस कर रहा है। निर्देशन और परामर्श इस योग्य बना सकेगा कि उन बच्चों की सहायता कर सकेंगे जो किसी ना किसी प्रकार की समस्याओं से
गृह्यतः। ठीक है, अब बात होती है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की। तो भावी अध्यापकों को इस रूप में तैयार करना ताकि वे अध्यापन पूर्व, अध्यापन अवधि तथा अध्यापन के पश्चात चरणों में अपना कार्य सफलतापूर्वक क्या कर सकें, संपादित कर सकें। शिक्षण जैसे कि बताई था, क्रियात्मक शोध, शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण। तो इस योग्यता के विकास के फलस्वरूप भावी अध्यापक प्रारंभिक स्तर पर विषयों को पढ़ाने में निहित जटिलताओं को समझ सकेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ दिक्कत आ रही है इस चीज़ पर। और किसी विद्यालय में किया गया इंटर्नशिप आपको विभिन्न प्रकार के ऐसे अनुभव प्रदान करेगा जो किसी विद्यालय में काम करने के लिए अनिवार्य है। तो आपको पता होगा जब भी जो डीएलएड बीटीसी कहें या बीएड कहें, तो इसमें क्या होता है, बाकायदा गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जैसे इंटर्नशिप कहते हैं। तो वहाँ पर जब आपको टीचिंग करते हैं तो आपको रियल फील आता है कि हम किस तरीके से टीचर बनने के बाद बच्चों को पढ़ाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें आपके अंदर विकसित होती हैं वहाँ से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन के उपकरण। तो पाठ्यचर्या संपादन की सफलता या असफलता इस बात से जानी जाती है कि मूल्यांकन में वैध और विश्वसनीय उपकरणों का प्रयोग हुआ अथवा नहीं। तो मूल्यांकन में ये आपने पढ़े होंगे मूल्यांकन की विशेषताओं में कि मूल्यांकन वैध होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। ठीक है, तो मूल्यांकन के अंदर मूल्यांकन की जो सफलता और असफलता है किस बात पर निर्भर करेगी कि जो मूल्यांकन के अंदर आपने जो उपकरण उपयोग किए थे वो वैध और विश्वसनीय थे या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग मूल्यांकन हो रहा है बच्चों का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के प्रतिरूप, समेकित प्रतिरूपों समेत। तो कुछ तो भाषा आपको समझ ही नहीं आ रही होगी कि चल क्या रहा है, तो वास्तव में जो पॉइंट है केवल उन पर ही आप डिस्कस कर लें तो वो बेहतर होगा। शिक्षा आयोग 1964-66 में उल्लेखित है कि विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नए पाठ्यक्रमों का निर्माण होना चाहिए। ऐसे प्रभावी अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनने चाहिए जो नवाचारों और नए विचारों को, संस्कृति को प्रोत्साहित करें और जिन्हें आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार में लाया जा सके। ठीक है, तो टीचर्स को जब ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसमें बहुत से इनोवेटिव तरीकों को बाकायदा क्या किया जा सके, शामिल किया जाए। शिक्षा से ऐसे अभिज्ञ युवकों का निर्माण हो सकता है जो राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था के लिए अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम बनाने संबंधी 3 स्पष्ट संभावनाएं। एक तो क्या है कि प्राथमिक विद्यालय अवस्था यानी कि कक्षा 1 से 5, प्रारंभिक विद्यालय अवस्था 1 से 8 और केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय अवस्था यानी कि 6 to 8। तो 3 तरीके की क्या है स्पष्ट संभावनाएं हो सकती हैं प्रारंभिक अवस्था के लिए अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम बनाने के लिए। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क यानी कि NCFTE 2009-10 प्राथमिक और प्रारंभिक स्तरों के लिए अलग अलग पाठ्यचर्याओं की सिफारिश करता है, क्योंकि जो उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या है वह प्राथमिक विद्यालयों की संख्या से काफ़ी कम है। जैसे कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1.76 लाख और यहाँ पर प्राइमरी स्कूल से है लगभग अप्रॉक्स आपकी 6 लाख के आसपास। ठीक है, तो इसके लिए बाकायदा उन्होंने बताया भी कि जो चरण होते हैं वो किस तरीके से आपको पूरे करने होते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे DLED के नाम से जाना जाता है, यह डिप्लोमा उन विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है जिन्होंने 12 वर्षीय विद्यालयी पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, यानी कि 12th करने के बाद आप DLED कर सकते हैं और भी प्रारंभिक विद्यालय में पढ़ाने के इच्छुक हैं, यानी कि प्राइमरी लेवल पर आप पढ़ाने के लिए इससे एलिजिबल हो जाती हैं। और इससे डिप्लोमा यानी कि शैक्षणिक अवधि जो है वो इसकी 2 वर्ष की है, परंतु इसके अतिरिक्त 6 महीने की अवधि इंटर्नशिप के लिए निर्धारित की गई, जिसमें आपकी जो पाठ्यचर्या में 3 घटक शामिल हैं। सिद्धांत थ्योरी, प्रथम वर्ष के सैद्धांतिक पाठ्यचर्या में 9 पाठ्यक्रम हैं तथा द्वितीय वर्ष के लिए 8 पाठ्यक्रमों का प्रावधान है। इसके लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए संबंधित प्रायोगिक कार्य भी शामिल है। तो आप जो NIOS का डिस्कस कर रहे हैं, ये आप किसका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं? DLED ही तो डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिकम, तो इसके ऐसे क्रियाकलाप जैसे सूक्ष्म अध्यापन, माइक्रो टीचिंग, अध्यापन अभ्यास, सामाजिक सेवा, संगीत, कला तथा शारीरिक शिक्षा सम्मिलित है। इंटर्नशिप, इसमें 6 महीने के लिए किसी नियमित विद्यालय के साथ संबंध होना पड़ेगा। संबंध मतलब वहाँ पर आप जाएंगे और नियमित रूप से आप कक्षा अध्यापन करेंगे। ठीक है, तो DLED के बारे में बताया गया कि DLED जब आप करते हैं तो किस प्रोसेस से होकर आप गुजरते हैं। और कई राज्यों में इसी DLED को उपयुक्त कार्यक्रम का नाम DTED
यानी कि डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन भी है, और कुछ जगह पर डीएलएड कह ही रहे हैं, डीएड कहते हैं, कुछ जगह पर बीटीसी कहते हैं, अलग अलग नामों से इसको अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में जाना जाता है। ठीक है। प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा में सुधार लाना। तो शिक्षा विभिन्न विधाओं पर आधारित ज्ञान है, यह मात्र कुछ अभ्यंतर विशेष विधाओं का अनुप्रयोग नहीं है, अपितु एक आचरण या अभ्यास है, एक प्रसंग या परिस्थिति है जहां सिद्धांत और प्रायोगिक विवेक निरंतर जन्म लेते रहते हैं। ठीक है, इसमें ये बात हो जाती है, बाकी का चलिए आगे देखते हैं। हाँ, प्रारंभिक अध्यापकों की भूमिका को दृष्टिगोचर रखते हुए पाठ्यचर्या में विभिन्न प्रकार की पाठ्यक्रम सामग्री होनी चाहिए, और ये विभिन्न पाठ्यक्रम नीचे दर्शाए गए, जैसे आधारीय पाठ्यक्रम, विभिन्न विषयों में प्रविधि संबद्ध विषय वस्तु, आधारीय पाठ्यक्रम और प्रायोगिक कार्य। कुछ ज़्यादा खास नहीं है ये। ठीक है, बाकी का देखते हैं। नए प्रतिरूपों की आवश्यकता, यानी कि क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक मानव अधिकार बन चुका है, अतः आरंभिक प्राथमिक शिक्षा का एक विशेष महत्व है। बहुत से विद्यार्थी किसी न किसी कारणवश विद्यालय छोड़ सकते हैं, परंतु एक जागरूक तथा उत्पादी नागरिक के रूप में उन्हें राष्ट्रीय विकास में योगदान देना है। अतः प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा का व्यक्ति तथा राष्ट्र विकास में एक निर्णायक महत्व है। तो बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने का एक ये भी रीजन है। तो बहुत से बच्चे, इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं ना मिड में ही, बीच में, तो इस पर भी बात हुई है। चलिए, अब हमने डीएलएड की बात कर ली, बीएड की भी बात करते हैं। एक वर्षीय पाठ्यक्रम। तो ऐसा विचार किया जा रहा है कि एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम चलाया जाए जो 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के समतुल्य हो, और ये जो होगा वो ग्रेजुएशन जिन लोगों ने कर ली है उसके लिए होगा बाकायदा। और दिल्ली विश्वविद्यालय जो डीयू यूनिवर्सिटी है, हालांकि ऑल इंडिया लेवल पर ये प्रोग्राम चल रहा है बाकायदा, जैसे बीएलएड के नाम से, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये 12वीं के बाद किया जाएगा, और इसकी जो अवधि है वो 4 वर्ष की होगी। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें पढ़ाएंगे, और लास्ट ईयर जब आएगा आप में तो मतलब आपको एजुकेशन वाली की चीज़ें समझाई जाएगी। तो आप ये डिग्री भी कर सकते हैं अलग से बीएड ना करते हुए। अब तो यही चल रहा है ज़्यादातर, बीएड भी चल रहा है, लेकिन बीएड को 2 वर्ष का कर दिया गया है। और ये भी बाकायदा इन्होंने बताया कि आप बीएड कर सकते हैं, एक तो बीएलएड कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं, 12th के बाद डीएलएड करोगे, ग्रेजुएशन के बाद बीएलएड करोगे। और जिन लोगों ने मतलब बीएड कर लिया है, ठीक है, और वो प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं, तो बाकायदा आपको पता है गवर्नमेंट ने एक नया, एनसीटी ने एक नया नियम जारी किया है कि आपको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना होगा। उसके बाद क्या है, और वो भी सिस्टमेटिक उन्होंने अवधि बता दी है कितने वर्ष के अंदर आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने यूपी का एग्जाम्पल दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा कार्यक्रम चला रही है जिसमें बीएड पास कर रखा है, वो प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनना चाहते हैं, तो 6 महीने का एक विशेष बीटीसी कार्यक्रम करना होगा, और ये आपको जो सर्विस है उसके 5 वर्ष के अंदर करना होगा। और आई थिंक बीएड का जो एनसीटी का न्यू रूल है उसमें ये कहा गया कि आपको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना होगा, और जॉब लगते से ही 3 साल के अंदर आपको शायद कंप्लीट करना है। ठीक है, स्पेशली मेंशन है जब आप प्राइमरी का फॉर्म भरते हैं उसमें तब। ठीक है, चलिए अब यहाँ से एक नया टॉपिक आता है, एक विमर्शी व्यवसाय के रूप में। ये ठीक लगा मुझे, इसमें से बहुत से क्वेश्चन हमारे बनने वाले हैं। एक अध्यापक के जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब वो अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे धर्म संकट की स्थिति में उसे सर्वाधिक उत्तम मार्ग को चुनना चाहिए, परंतु ऐसा निर्णय वह कैसे कर सकता है? आप भी कभी अनिर्णय की ऐसी दुविधा की स्थिति में उलझे होंगे जहां आपको निर्णय करना कठिन हो गया होगा। उस समय आपने किस भांति सही दिशा चुनी, कुछ समय के लिए विचार कीजिए। अभी अभी आप विमर्शी चिंतन में डूबे थे, जब आप विचार कर रहे थे तब आप किस में डूबे थे? विमर्शी चिंतन में डूबे थे। हाँ, इस प्रकार का चिंतन मनन आपको इस योग्य बना देता है कि आप इस स्थिति का प्रभावी आकलन कर सकें और बच्चों की आवश्यकता अनुसार सर्वाधिक उत्तम मार्ग को चुन सकें। तो विमर्शी प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है? तो विमर्श एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग उन बौद्धिक तथा भावात्मक क्रियाकलाप के लिए किया जाता है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों की खोज में लगे रहते हैं ताकि उन अनुभवों को एक नए रूप में समझ सकें तथा महसूस कर सकें। किसने कहा है? तो बाउड तथा वॉकर ने स्पेशली कहा है। तो पेपर में हो सकता है डायरेक्ट डेरिवेशन दे दी जाए, डायरेक्ट जो आपकी परिभाषा है डेफिनेशन वो पूछ ली जाए कि बाउड तथा वॉकर ने क्या कहा है, या डेफिनेशन देकर आपसे पूछ लिया जाए नीचे। तो विमर्श एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग उन बौद्धिक तथा भावात्मक क्रियाकलाप के लिए किया जाता है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों की खोज में लगे रहते हैं ताकि उन अनुभवों को नए रूप में समझ सकें तथा महसूस कर सकें।
विमर्शी अभ्यास, तो इसका संबंध जो कुछ हमने सीखा है उसमें सुधार लाने की दृष्टि से उस पर कार्यवाही करने से। इसमें अपने व्यवहार कर्म के विषय में सोचना तथा विवेचनात्मक रूप से उसका विश्लेषण करना सम्मिलित है। एक विमर्शी व्यवसायी वह व्यक्ति होता है जो अपने व्यवहार और कार्यों का विवेचनात्मक ढंग से पुनरीक्षण करे, इन कार्यों के प्रभावों पर विचार करके और उससे भविष्य में क्या और कैसे करना है इसकी योजना बनाकर अपने अनुभवों से सीखता है। ठीक है। और विमर्श जो है यानी कि विमर्शी की बात कर रहे हैं या चिंतन की बात करें तो इसके लिए स्पेशली 3 परिभाषाएं दी गई हैं। ब्रुकफील्ड ने दी थी, कनिंघम ने दी है और ईमेल ने दी है। तीनों को जानते हैं। एक विमर्शी व्यवहार की अवस्था में व्यक्ति अपने आप को आत्मप्रेक्षण तथा स्व मूल्यांकन के चक्कर में लगाए रहते हैं ताकि वे अपने व्यवहारों और अपने ऊपर तथा अपने अध्येताओं के ऊपर इन व्यवहारों की अनुक्रियाओं को समझ सकें। ऐसा किसका कहना है? तो ऐसा कहना है ब्रुकफील्ड तथा थील का। यह आवश्यक नहीं है कि विमर्शी चिंतन का लक्ष्य किसी समस्या विशेष को संबंधित करना अथवा आरंभ में ही के प्रश्न को परिभाषित हो जैसा कि पेशेवर शोध में होता है, अपितु व्यवहार का परीक्षण करना तथा उसे परिष्कृत करना है जो सामान्यतः चलता रहता है। ऐसा किसका कहना है? तो कनिंघम का कहना है। किसी विमर्शी चिंतन या व्यवहार में लगे रहने की अवस्था में व्यक्तियों से अपेक्षा है कि वे अपने आप को बाह्य प्रेक्षक के रूप में समझें ताकि अपने व्यवहार के रूप में मूल में उपस्थिति मान्यताओं धारणाओं तथा भावनाओं को पहचान सकें और तब अंदाजा लगा सकें कि किस भांति ये धारणाएं तथा भावनाएं व्यवहार को प्रदर्शित करती हैं। तो यह है ईमेल के अनुसार कहा है 1992 में। तो ये 3 डेफिनेशन है। हालांकि डेफिनेशन आपको टफ लग रही होंगी कि डेफिनेशन, लेकिन आप याद रखें क्योंकि डेफिनेशन बहुत कम देखने को मिल रही है, तो यहाँ ये आपके लिए विशेष बन सकता है। ठीक है। तो अगला है जॉन डीवी, प्रथम शिक्षाविद थे जिन्होंने सुझाव दिया कि अध्यापक अपने व्यवसाय को विमर्शी चिंतन की सहायता से सुधार सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अध्यापक अपने व्यवसाय को विमर्शी चिंतन की सहायता से सुधार सकते हैं, ऐसा किसका मानना था? ऐसा मानना था जॉन डीवी का। डीवी के अनुसार किसी विश्वास, आस्था या तथाकथित ज्ञान के रूप में उस पृष्ठभूमि में जो इसे समर्थित करती है और उन निष्कर्षों के आधार पर जो इससे निकलते प्रतीत होते हैं के प्रकाश में किया गया सक्रिय, लगातार तथा ध्यानपूर्वक किया गया चिंतन ही क्या कहलाता है? विमर्शी चिंतन कहलाता है। ऐसा किसका कहना है? तो ऐसा कहना है जॉन डीवी का कहना है। ठीक है। विमर्शी प्रक्रिया की किसी भी घटना में व्यक्ति अपने आप को एक निश्चित वर्तमान स्थिति में पाता है जहां से उसे उस निष्कर्ष या निर्णय पर आना होता है जो दिया नहीं गया है, और इस प्रकार किसी निश्चित स्थिति के आधार पर किसी ऐसे विचार पर पहुंचना जो दिया नहीं गया है अनुमान कहलाता है। तो आपसे पूछ सकता है अनुमान क्या कहलाता है? तो ऐसी स्थिति, इस प्रकार किसी निश्चित स्थिति के आधार पर किसी ऐसे विचार पर पहुंचना जो नहीं दिया गया है वो क्या कहलाएगा? आपका अनुमान कहलाएगा। जॉन डीवी ने विमर्शी प्रक्रिया के 3 मुख्य घटक बताए हैं: खुली मानसिकता, उत्तरदायित्व और एकनिष्ठता। खुली मानसिकता का संबंध अध्यापक की उस योग्यता से है जिससे वह अपने अध्यापन के प्रत्येक पक्ष को विवेचित ढंग से देखता है, पूर्ण सूचना प्राप्त करता है तथा नए विचारों को स्वीकार करने तथा सम्मिलित करने के लिए तत्पर है। उत्तरदायित्व से क्या है? तो उत्तरदायित्व का अर्थ है उन प्रभावों को समझना जो किसी के अध्यापन के फलस्वरूप बच्चों पर पड़ते हैं और यह समझना कि किसी पाठ के पढ़ाने से अपेक्षित अधिगम निष्पत्तियों के अतिरिक्त और क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा है एक निष्ठता। तो क्वेश्चन बन जाते हैं ये आपके कि जॉन डीवी ने विमर्शी प्रक्रिया के 3 मुख्य घटक जो बताए वो कौन कौन से हैं? तो खुली मानसिकता, उत्तरदायित्व और एक निष्ठता। इनकी डिटेल में बात कर रहे हैं। एक निष्ठता से अभिप्राय है किसी कार्य को करने में उत्साह का प्रदर्शन करना। तो अच्छे अध्यापन के लिए जिज्ञासा तथा उत्साह अनिवार्य विशेषताएं होती हैं। यदि हम अपने काम को पूरे प्रयास और जोश के साथ नहीं करते हैं तो परिणाम वैसे नहीं आएंगे जैसी हमारी क्षमता है और हम अपना सर्वोत्तम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो विमर्शी से रिलेटेड जो भी पॉइंट आपके पास आते हैं तो आप इनको विशेष रूप से याद रखें। ठीक है। इसी बारे में, विमर्श के बारे में ही यानी कि चिंतन के बारे में बाउड और क्योहग और वॉकर का क्या कहना है? विमर्श एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों को पुनः प्राप्त करते हैं, उनके विषय में सोचते हैं, मनन करते हैं तथा उनका मूल्यांकन करते हैं। चिंतन प्रक्रिया के साथ भावनाओं को जोड़ती हुए इन्होंने विमर्श के 3 पक्ष, तो देखिए यहाँ पर बाउड, क्योहक और वॉकर ने अलग बताए हैं 3 पक्ष और वहां पर जॉन डीवी ने अलग बताए।
तो इनको याद रखें। इन्होंने 3 बताए हैं, अनुभव की ओर प्रत्यागमन, भावनाओं के साथ जोड़ना और अनुभव का मूल्यांकन। ठीक है। विमर्शी चिंतनात्मक प्रक्रिया की आधुनिक अवधारणा। तो डोनाल्ड सोयन ने क्रिया में ज्ञान यानी कि नॉलेज इन एक्शन नामक मुहावरे का प्रयोग किया, जिसका संबंध उस ज्ञान से है जो उस समय प्रकट होता है जब हम किसी कार्य के करने में लगे हुए हैं अथवा किसी समस्या को हल करना चाहते हैं। यह क्रिया में ज्ञान है। यह हमारे निष्पादन में तो प्रतीत हो रहा है, परंतु हम इसे शाब्दिक रूप में स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। तो ऐसा किसका कहना है? डोनाल्ड सोयन का कहना है। ठीक है। और डोनाल्ड सोयन के अनुसार विमर्शी प्रक्रिया में जो पक्ष बताएं, देखिए आप अलग अलग लोग अलग अलग पक्ष बताते जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कार्य करते समय विमर्श करना, कार्य के बारे में विमर्श करना, कार्य के लिए विमर्श करना। तो आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से विमर्शी प्रक्रिया में 3 मुख्य पक्ष किसके हैं? तो ये हैं सोयन के। किसके हैं? सोयन के। इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए बाकी का ये आप इसके अंदर डिटेल भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। जब हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं उस समय उस कार्य के विषय में चिंतन की योग्यता को कार्य करते समय विमर्श करना कहते हैं। इसे मुख्य कौशल मानता है। इसका अर्थ है कि किसी अनुभव के आरंभ होने से पूर्व और उसकी समाप्ति के पश्चात उस पर चिंतन करना। क्या? कार्य के बारे में विमर्श करना। कार्य के लिए विमर्श करने से तात्पर्य क्या है? तो यह उस समय होता है जब चिंतन के आधार पर प्राप्त ज्ञान भविष्य में की जाने वाली क्रिया को प्रभावित करता हो। तो ठीक है, तीनों अलग अलग हैं, याद रखें इनको विशेष रूप से। चलिए विमर्शी अध्यापन के लिए टसाइखनेर तथा लिस्टन का प्रतिरूप क्या है? तो टसाइखनेर तथा लिस्टन द्वारा प्रतिपादित विमर्शी अध्यापन के प्रतिरूप के अनुसार एक विमर्शी व्यवसायी के रूप में अध्यापक के 5 मुख्य लक्षण होते हैं। और ये 5 मुख्य लक्षण कौन से हैं? तो कक्षा पद्धति से संबंधित दुविधाओं की जांच परख करता है, उन्हें रूपांतरित करता है तथा हल करने का प्रयास करता है। दूसरा है अध्यापन में उसके द्वारा उठाए गए प्रश्न, पूर्व धारणाओं तथा उत्पादित मूल्यों के प्रति वह अवगत है। तीसरा है उस संस्थागत तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रति जिसमें वह पढ़ाता है शिष्ट या भद्र है। पाठ्यचर्या विकास में तथा विद्यालय में परिवर्तन लाने के प्रयासों में भाग लेता है। और 5वां है अपने साम्प्रतिक यानी कि व्यावसायिक विकास का दायित्व स्वीकार करता है। तो टसाइखनेर तथा लिस्टन के जो विमर्शी अध्यापन के लिए अध्यापक के 5 मुख्य लक्षण बताए हैं तो वो यह निम्न है, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है। विमर्शी पद्धति की ऐसी 5 परंपराओं की पहचान इन्होंने अध्यापन तथा अध्यापक शिक्षा में सुधार प्रयासों को निर्देशित किया है। किसने? टसाइखनेर तथा लिस्टन ने। शैक्षिक परंपरा का फोकस पाठ्य वस्तु तथा इसे कैसे पढ़ाया जाए के चिंतन पर है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के बोध को प्रोत्साहित करने के लिए विषय वस्तु का निरूपण तथा रूपांतरण आता है। चलिए कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं। तो टसाइखनेर और लिस्टन की ही और डिटेल बात करते हैं इसमें। चिंतन की विधियां, तो आप किसी घटना विशेष का रिकॉर्ड करना चाहेंगे क्योंकि आप सोचते हैं कि यह आपके के लिए महत्वपूर्ण या विवेचित है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि उस अवस्थिति, आपकी भूमिका, आपकी कार्यवाही का परिणाम और उस घटना या स्थिति पर अपने चिंतन का क्या कर लें, आप पूरा का पूरा ब्यौरा लिख लें। तो चलिए यही बेसिक सी बातें थी इस चैप्टर के रिलेटेड। तो ये कंप्लीट डिटेल हम इसकी जान चुके हैं। ठीक है, बाकी की चलिए जो भी और भी अन्य डिटेल है वो अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अगले नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।